हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, कोर्ट की डेफिनेशन, फैक्ट की डेफिनेशन, रेलेवेंट की डेफिनेशन और एविडेंस की डेफिनेशन को समझा था। आज मैं आप लोगों को फैक्ट इन इशू के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेक्शन 3 में फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कहा गया है कि द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाई इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, liability or disliability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। जिसका हिंदी वर्जन है कि विवादित तथ्य से अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले से ही अन्य तथ्यों के संसर्ग में या किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती। लीगल लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन रहती है, तो इसको मैं प्रयास करूंगा कि साधारण भाषा में आपको समझाया जाए। तो इसमें जो कहा गया है कि ऐसा कोई भी फैक्ट जिसके या तो अकेले से या अन्य फैक्ट के मिलने से संसर्ग, अन्य फैक्ट का संसर्ग यानी अन्य फैक्ट भी उसमें मिल जाए और उससे या तो कोई राइट या कोई लायबिलिटी या कोई डिसलायबिलिटी, जिसके बारे में एक जो पार्टी है वो एसर्टेड करती है प्राख्यान, यानी प्राख्यान या एसर्टेड का मतलब दृढ़ता पूर्वक कहना, दृढ़ता पूर्वक कहती है कि भैया ये अधिकार है, ये दायित्व है या ये डिसलायबिलिटी है, और दूसरा पक्षकार उसका प्रत्याख्यान करता है। इसमें लिखा है कि प्रत्याख्यान किया गया। प्रत्याख्यान यानी दूसरा पक्षकार उसको डिनाई कर रहा है, उससे इनकार कर रहा है, और ऐसे अधिकार या दायित्व की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या विस्तार की उत्पत्ति होती है। जिससे कहने का मतलब क्या है, ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता जिनके बारे में एक पक्षकार कह रहा है कि भाई ये है, दूसरा पक्षकार कह रहा है ये नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कहने से क्या होता है, उसका या तो एग्जिस्टेंस मालूम पड़ता है या नॉन एग्जिस्टेंस मालूम पड़ता है। एक पक्षकार कहता है, एक पक्षकार कहता है नहीं है, यानी एक तो कहता है अस्तित्व में, दूसरा कहता है अस्तित्व में नहीं। एक उसके नेचर के बारे में बात करता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको हम साधारण भाषा में कहें तो फैक्ट इन इशू, इशू यानी मुद्दा। मुद्दा क्या है भाई आपके बीच में, आप जो इतने सारे फैक्ट लाए हैं, इन फैक्ट्स में क्या मुद्दा है? तो मुख्य जो मुद्दा होता है उसको हम कहते हैं विवाद्यक। विवाद्यक तथ्य का मतलब फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का मतलब झगड़े के बिंदु, दो पार्टीज के बीच में जो झगड़ा है उसमें मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य विवाद क्या है, उसको हम विवाद्यक तथ्य कहते हैं। इसको हम साधारण भाषा में समझें कि मान लीजिए ये कहता है कि भैया ये मकान मेरा है क्योंकि मेरे पिताजी ने वसीयत की थी मेरे लिए। बी कहता है कि नहीं भैया, इनके पिताजी मुझे बेच गए थे। तो दोनों के बीच में मुख्य मुद्दा क्या है कि ये मकान किसका है, इसका स्वामित्व किसका है, इस पर किसका कब्जा है, क्या उनके पिता ने इनके लिए वसीयत की थी या क्या उनके पिताजी ने इनके लिए विक्रय किया था। तो ये क्या है, झगड़े के बिंदु दोनों पक्षकारों के बीच में, जिनको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। फैक्ट इन इशू जो पुलिस जो हमारा इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इन्वेस्टिगेशन का जो विषय वस्तु होती है वो क्या कहलाती है, फैक्ट इन इशू। भाई इन्वेस्टिगेशन की विषय वस्तु क्या है, पुलिस किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मर्डर की। तो दोनों पक्षकारों के बीच में मेन फैक्ट इन इशू क्या है, मर्डर। क्या मिस्टर ए ने मिस्टर बी की हत्या की, ये फैक्ट इन इशू है। क्या मिस्टर ए का बी की मृत्यु कारित करने का आशय था, ये फैक्ट इन इशू है। तो फैक्ट इन इशू क्या होता है, जो मुख्य मुद्दे की बात है, जिसके बीच में दोनों पक्षकारों में झगड़ा है, जिसको एक पक्ष कहता है इसने किया है, दूसरा पक्ष कहता है नहीं किया। अब जब
एक पक्ष कह रहा है किया है, दूसरा कह रहा है नहीं, तभी तो झगड़ा पैदा होगा। तो फिर उस झगड़े के प्रश्न बनाए जाएंगे कि किन प्रश्न पर इनके बीच में विवाद है, और उन प्रश्नों का जो निराकरण आएगा, जो उत्तर आएगा, उन उत्तरों पर न्यायालय का निर्णय डिपेंड करता है, निर्णय आधारित होता है। सिविल मैटर्स में जब हम ऑर्डर 4 ऑर्डर 6 पढ़ते हैं तो ऑर्डर 4 बताता है कि वाद पत्र कैसे संस्थित किया जाता है, ऑर्डर 6 बताता है कि भैया प्लीडिंग्स कैसे होती हैं, ऑर्डर 8 बताता है कि WS लिखित कथन। सिविल केसेस में भी 2 पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार जो अपना मामला लेकर आता है उसको हम साधारण भाषा में वादी कहते हैं। वादी यानी प्लेंटिफ, वो अपना वाद यानी केस कोर्ट में प्रस्तुत करता है, किसके माध्यम से? वाद पत्र के माध्यम से। प्लेंट जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर उसकी प्लीडिंग्स लिखी रहती हैं, उसका जो पूरा विवाद है उसके बारे में वर्णन जो रहता है उसको हम प्लीडिंग्स कहते हैं। और दूसरा पक्षकार जो होता है उसको हम कहते हैं प्रतिवादी, डिफेंडेंट। वो अपना WS यानी रिटन स्टेटमेंट, वाद पत्र के जवाब में क्या पेश करता है वो, जिसको लिखित कथन कहते हैं हम लीगल लैंग्वेज में, या रिटन स्टेटमेंट WS कहते हैं। और जो आम भाषा जो कोर्ट में चलन में है उसमें हम ये कहते हैं कि भैया दावेदार ने दावा प्रस्तुत किया है। दावेदार कौन होता है? वादी। और दावा क्या होता है? उसका सूट जो है, वाद। और जो WS होता है वो जवाब दावा, यानी दावे का जवाब देता है, उसको हम जवाब दावा कहते हैं, वो जवाब दावा पेश करता है। तो वादी ने जो अपने वाद पत्र में अपनी जो व्यथा बताई है कोर्ट को, जो बताया है कि भैया किस कारण से मैं ये केस लेकर आया हूँ कि मेरे मकान पर इसने कब्जा कर लिया है, या ये मेरे मकान में किराएदार है, मुझे किराया नहीं दे रहा, मुझको ये मकान खाली कराना है, जो भी सारी बातें लिखी हैं। और जो डिफेंडेंट यानी दूसरा पक्ष होता है वो सारी चीज़ों से इनकार करते हुए आता है। वो कहता है नहीं भाई साहब ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैंने कोई कब्जा नहीं किया है, ये मकान तो मेरा है। तो अब प्रश्न पैदा हो गया भैया कि इसने कब्जा किया है या नहीं किया, ये मकान इसका है या इसका है। तो जो झगड़ा, जो मुख्य मुद्दे होंगे, झगड़े के जो बिंदु होंगे, तो उन बिंदुओं पर आपके इशू कोर्ट बनाता है, जिनको हम वाद प्रश्न कहते हैं, है ना, फैक्ट इन इशू कहते हैं। साक्ष्य नियम की भाषा में जिसको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं, उसको हम सिविल भाषा में इशू ऑफ फैक्ट भी कहते हैं। तो जब हम ऑर्डर 14 पढ़ेंगे तो ऑर्डर 14 जो है CPC का, वो ऑर्डर 14 फ्रेमिंग ऑफ इशू के बारे में बताता है। फ्रेमिंग ऑफ इशू के बारे में जो ऑर्डर 14 का रूल 1 है वो कहता है कि भैया विवादकों की विवेचना यानी फ्रेमिंग ऑफ इशू तब होती है जब बात का एक पक्षकार ऐसी तात्विक प्रतिपादनाएं यानी मटेरियलिस्टिक प्रपोजिशंस बताता है अपने मामले को घटित करने के लिए, भैया इन बातों से हमारा मामला घटित होता है, और दूसरा पक्षकार जो उनसे इनकार करता है, प्राख्यान वर्ड यूज होता है विधि में, तो वो फिर उनके ऊपर इशू बनते हैं। और जब सिविल प्रोसीजर कोड जब कभी मैं पढ़ाऊंगा आपको तब उसमें डिटेल में बताऊंगा। उसमें 2 तरह के ऑर्डर 14 रूल 2 में 2 तरह के इशू के बारे में बताया गया है, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ। इशू ऑफ फैक्ट जो होते हैं जो मामले के आपके फैक्ट हैं, और इशू ऑफ लॉ वो होते हैं जो लॉ संबंधी प्रश्न पैदा होता है, विधि में जो प्रश्न पैदा होता है, क्या जैसे हम क्या यह विनिर्दिष्ट इन अनतोष का अधिकारी है, या ये लिमिटेशन के अंदर आता है ना। तो लिमिटेशन के अंदर आता है मामला, आपका नहीं आता, ये क्या है? इशू ऑफ लॉ है, ठीक है ना। वो आपका किराएदार है या नहीं, ये इशू ऑफ फैक्ट है, ठीक। तो ये 2 तरह के इशू सिविल प्रोसीजर कोड में होते हैं। आप इसका जब फैक्ट इन इशू का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो वो कहता है वेन एवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एनी इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी asserted or denied in the answer to such issue is a fact। यानी जब कभी जो न्यायालय है वो CPC के नियमों के तहत विवादक तथ्य को लिखित करता, जो प्रश्न जो बनाता है न्यायालय विवादक तथ्य को, और जब उनका एक पक्षकार इनकार करता है और एक पक्षकार उसके बारे में कहता है कि नहीं ऐसा है, दूसरा उसको इनकार करता है, तो वो क्या कहलाता है? विवादक तथ्य। भाई मिस्टर A सूट लेके आए मिस्टर B के खिलाफ कि साहब ये हमको 1 साल से किराया नहीं दे रहा,
इसने हमारे मकान के और भागों पर भी कब्जा कर लिया है, इसलिए 12(1)A में हम सूट लेकर आते हैं ना, और वास्तविक आवश्यकता में 12(1)E में एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में सूट लेकर आते हैं, तब उसमें प्रश्न बनते हैं ना, क्या ये वास्तविक आवश्यकता वाले भूस्वामी तो नहीं है, या इन्हें सद्भावनापूर्वक खाली कराने की आवश्यकता है, या ये किराया अदा नहीं कर रहे हैं इतने दिन से, तो उसमें फिर इशू बनाता है कोर्ट। सबसे पहला तो क्या है, क्या भैया जिसका किराएदार है या नहीं, सबसे पहले तो यही साबित करना पड़ता है, तो ये इशू बनता है उसमें, क्या भैया मिस्टर ए मिस्टर बी के इतने इतने रुपए महीने के किराएदार हैं, क्या इन्होंने इतने महीने से इनका किराया अदा नहीं किया है, क्या इन्होंने इनके मकान के अन्य भाग पर भी कब्जा कर लिया है। तो ये प्रश्न जो बनते हैं इसको हम कहते हैं फैक्ट इन इशू, जिसके ऊपर एविडेंस आती है दोनों पक्षों की और जिसके ऊपर निर्णय आधारित होता है, तो ये कहलाते हैं फैक्ट इन इशू। हम इसका एग्जाम्पल्स अगर देखें, इलस्ट्रेशन जो फैक्ट इन इशू में एविडेंस एक्ट में दिया गया है, वो कहता है कि भैया ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट हिज ट्रायल, द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू, दैट ए caused B's death, that are intended to cause B's death, that A had received grave and sudden provocation B, that at the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature। यानी इसमें क्या कहा गया है भाई, ए के ऊपर ये चार्ज है कि उसने बी की डेथ कारित की है, बी को मारा है, तो क्या प्रश्न बनेगा, क्या ए ने मिस्टर बी को मारा, उसकी हत्या की, यह प्रश्न बनेगा। क्या उसको मारने का इंटेंशन था, यह प्रश्न बनेगा। अब दूसरा पक्ष क्या कह रहा है भैया, दूसरा पक्ष कह रहा है कि मैं तो वहाँ था ही नहीं था, मैं तो उस दिन लाहौर में था, तो फिर एक प्रश्न ये बनेगा पिली ऑफ एलवाई का, ये क्या जिस समय इसकी हत्या हुई ये मिस्टर लाहौर में थे। वो कहता है कि भाई मैं तो उसकी मृत्यु जब हुई मैं पागल था, तो एक प्रश्न ये बनेगा कि क्या भाई ये पागल था। या वो कहता है कि मैं तो बालक था साहब 6 साल का, 6 साल। अब आईपीसी क्या कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया कार्य अपराध नहीं है, तो ये प्रश्न बनता है कि वो बालक था या नहीं। तो इस प्रकार से लॉ में दो पक्षकारों के बीच में जो झगड़ा जिन विषयों पर होता है उन मुद्दों को हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। सीधी सीधी सी बात है, जिन बातों के लिए आपस में विवाद है, जिन मुद्दों पे आप में एक दूसरे के बीच में विवाद है, वो विवाद के जो बिंदु हैं वो फैक्ट इन इशू है। सिविल प्रोसीजर कोड में जब आप फैक्ट इन इशू के बारे में बात करेंगे तो आदेश 14 आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें इशू की फ्रेमिंग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आप सीआरपीसी में जाएंगे तो आपको सेक्शन 211 से लेकर 224 तक शायद है, आप देख लीजिएगा, सेक्शन 224 तक जाना पड़ेगा। 211 में आरोप के बारे में बताया गया है, चार्ज के बारे में बताया गया है। इसके अलावा विवादजक तथ्य जो होते हैं और रिलेवेंट फैक्ट, कल मैंने आपको रिलेवेंट फैक्ट के बारे में समझाया था, तो रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य, इन दोनों ही बातों में क्या डिफरेंस है। आपके मामले को साबित करने के लिए आपके पास जो भी कुछ फैक्ट्स हैं एविडेंस के अंतर्गत, जो उस मामले को से कनेक्ट करते हैं, जो उस मामले से संबंधित फैक्ट हैं, वो सारे फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट कहलाते हैं। और जो आपके बीच में जो मुख्य झगड़ा है वो कहलाता है फैक्ट इन इशू। क्या मिस्टर ए ने मिस्टर बी की हत्या की, ये क्या है, ये फैक्ट इन इशू है। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न के ऊपर ही निर्णय आधारित होगा आपका। इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आएगा एविडेंस के आधार पर, उस एविडेंस के आधार पर कोर्ट का निर्णय आधारित होगा। अब क्या मिस्टर ए ने मिस्टर बी की हत्या की, अब उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उस चीज़ को साबित करने के लिए जो उससे कनेक्ट होते हैं वो रिलेवेंट फैक्ट कहलाते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले वही उस दिन वो मिस्टर ए वहाँ प्रेजेंट था, रिलेवेंट फैक्ट है। मिस्टर ए की मिस्टर बी से दुश्मनी चल रही है, रिलेवेंट फैक्ट है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए के मकान पर कब्जा कर रखा था, रिलेवेंट फैक्ट है। क्यों?
क्योंकि उसके बाद मोटिव है उसकी हत्या करने का, क्योंकि उसने मकान पर कब्जा कर रखा है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पिता की हत्या की थी, मोटिव है उसके पास, दुश्मनी है। तो ये सारे फैक्ट क्या है, रिलेवेंट फैक्ट हैं। मिस्टर ए की पिस्टल मौके पर पाई गई, रिलेवेंट फैक्ट है। अब ये फैक्ट इन इशू नहीं है आपके पिस्टल उसकी पाई गई या उनसे दुश्मनी चल रही थी, ये फैक्ट इन इशू नहीं है, ये रिलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि उस मामले से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, वो उस मामले को साबित करने वाले फैक्ट हैं। तो किसी मामले को प्रूव करने के लिए जो उस मामले से संबंधित जितने ही फैक्ट होते हैं, जो आपकी एविडेंस को प्रूव, जो एविडेंस आप पेश करते हैं और जो उस एविडेंस उस मामले से संबंधित होती है, रिलेटेड होती है, वो रिलेवेंट फैक्ट कहलाते हैं। और जो झगड़े का मुख्य आपके बीच में जो बिंदु है वो फैक्ट इन इशू कहलाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। क्या उसने उसकी हत्या की, ये फैक्ट इन इशू है। क्या उसका हत्या करने का इरादा था, फैक्ट इन इशू है। अब बाकी जितनी भी एविडेंस उसके बारे में आएगी जो उस मामले से कनेक्टेड है, वो कहलाएगी रिलेवेंट फैक्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिलेवेंट फैक्ट में और फैक्ट इन इशू में। तो ये आपके फैक्ट इन इशू के बारे में आज ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आप लोगों को कभी अगर कुछ प्रश्न आपके होते हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, अपने प्रश्न कर सकते हैं, जिनका मैं आपको जवाब दे दूंगा। इसके बाद मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।